सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर पॉलिनेशन। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, पॉलिनेशन के बारे में अगर हम बेसिक सी बात करें तो पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन्स का ट्रांसफर, जब जो पॉलन्स हैं उनका ट्रांसफर जो है वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर होता है। ठीक है, जब एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर हो सकता है सेम फ्लावर के ऊपर हो रहा हो, या बोल सकते हैं कि सेम फ्लावर के ऊपर हो रहा हो सेम प्लांट के, या फिर हो सकता है वो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर हो रहा हो डिफरेंट प्लांट के, या हो सकता है कि डिफरेंट फ्लावर के ऊपर हो रहा हो सेम प्लांट के। तो जिस भी केस में बेसिकली पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac. ठीक है, क्योंकि देखो जो मेल गैमेट्स थे वो कहाँ क्या थे? पॉलन ग्रेन्स। और जो आपके फीमेल गैमेट्स थे वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एम्ब्रियो सैक में। As both type of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. क्योंकि प्लांट्स के केसेस में हम लोगों ने जो बात करी थी वो ये थी कि जनरली मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, बट प्लांट्स के केसेस में दोनों ही टाइप के गैमेट्स क्या होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल। अब अगर बात करें पॉलिनेशन की डेफिनेशन की, तो इट इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मैकेनिज्म क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस होती हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? पॉलन ट्रांसफर बेसिकली इजीली वो करवा सकते हैं। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं? आपके जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है वो एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प से भी होता है। अब वो एक्सटर्नल एजेंट्स थ्रू एयर भी हो सकते हैं ना, एयर भी हो सकती है आपकी, वाटर भी हो सकते हैं, या आपके कुछ अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के प्लांट के अंदर से जो है पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। सो अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। अब बात किसकी आएगी? बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन, यानी पोलन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यानी जो आपकी पॉलिनेशन है वो कितने टाइप की होगी? वो होगी आपकी 3 टाइप की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑटोगैमी, सबसे पहले आती है आपकी ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। यानी कि जो पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन हो रहा है वो सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है ना। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। यही हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि आपके जो पॉलिनेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है आपका? जब सेम फ्लावर के अंदर ही एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन्स का ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोगैमी। In a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rare. यानी कि जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं ना, जो बेसिकली ओपन रहते हैं और अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज रखते हैं, उनके अंदर कंप्लीट ऑटोगैमी होना जनरली क्या होता है ना, वो एक रेयर सिचुएशंस के अंदर होता है। Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and stigma should be close to each other so that self pollination can occur. यानी कि अगर हम लोगों को ऐसा करवाना है तो उस केस के अंदर एक तो पहले तो सिंक्रोनी होना जरूरी है। सिंक्रोनी का मतलब क्या है? कि उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर टाइप का रेगुलेशन होना जरूरी है कि जब एंथर रिलीज हो उसी टाइम पे स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होना चाहिए उस एंथर को, सॉरी, उस पॉलन ग्रेन को एंथर से रिसीव करने के लिए। तो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आपका एंथर और स्टिग्मा है ये पास पास होने चाहिए, ताकि क्या हो सके? जो पॉलन का ट्रांसफर है वो क्या हो सके? इजीली हो सके। अच्छा, अब एग्जांपल कौन कौन से हैं ऑटोगैमी जो शो करते हैं? एग्जांपल आपके हो गए वॉयला, जिसको हम कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं ना, 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के फ्लावर्स। फर्स्ट होते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स। सबसे पहले कौन से होते हैं? चैस्मोगैमस फ्लावर्स।
which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma. यानी कि जो आपके चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं बेसिकली, इनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एक्सपोज्ड. एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल. तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो ओपन ही नहीं होते, ठीक है. तो उनको अब क्या बोलते हैं, जो फ्लावर्स ओपन नहीं होते उनको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. अब ऐसे ही जो फूल होते हैं उनके अंदर एंथर और स्टिग्मा क्या होता है ना, बहुत पास पास प्रेजेंट होता है. जैसे अगर आपकी हम लोग बात करें फिगर 1.9 सी की, तो ये बेसिकली आपकी क्या दिखाई हुई है, ये आपके दिखाए हुए हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो ओपन ही नहीं हो रखे. ये देखो, जस्ट अ मिनट. तो ये क्या है बेसिकली आपके, ये आपकी क्लिस्टोगैमस फ्लावर है विच डू नॉट ओपन एट ऑल. ये आपके चेस्मोगैमस फ्लावर जो क्या है आपके ओपन है. इनका जो एंथर और स्टिग्मा है वो क्या है, एक्सपोज्ड है, जबकि इनका एक्सपोज्ड नहीं है. When anther dies in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. यानी कि जब एंथर का डिहाइसेंस होगा फ्लावर बड्स के अंदर, तो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे बेसिकली स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, ताकि क्या हो सके, पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन्स क्या हो सके वहां पर बेसिकली लैंड कर सके, पॉलिनेशन इनिशिएट हो सके. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, क्योंकि उस केस के अंदर बाहर से तो कोई और पोलन आने का कोई चांस ही नहीं है. तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस बोलेंगे, कि इनको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को. दे प्रोड्यूस assured सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर. यानी कि इनको बेसिकली सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, पॉलिनेशन करवाने के लिए बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत नहीं है. और उन्हीं एक्सटर्नल एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स. ठीक है, तो इन्हें किसी भी तरीके के पॉलिनेटर्स की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट कम्स योर गाइटोनोगेमी. अब किसकी बात हो रही है, गाइटोनोगेमी की. The transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of same plant. अब सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलन्स का ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाइटोनोगेमी. ये क्या हो रहा है, सेम प्लांट के अंदर हो रहा है बट फ्लावर डिफरेंट है ना. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पॉलन्स का ट्रांसफर होगा. Although gaetonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from same plant. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी कि फंक्शनली तो ये क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है, बट सेम प्लांट के अंदर ये पॉलिनेशन हो रही है. तो जेनेटिकली ये किससे किससे मैच कर रही होती है, इसका रिजेम्बलेंस हो रहा होता है ऑटोगैमी से. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको जो है याद रखना है. नेक्स्ट बात आती है जीनोगैमी. अब जीनोगैमी क्या है, जब डिफरेंट फ्लावर के ऊपर क्या हो रहा है ना, डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जो है एक फ्लावर से क्या है आपके एंथर से स्टिग्मा जो है दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पे जा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी. दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination bring genetically different type of pollen grains to the stigma. यानी कि जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी वो सिर्फ जीनोगैमी के केस के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट प्लांट से आ रहे हैं. जबकि आपका जो ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी था, इस केस के अंदर आपको कोई भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स वहां पर नहीं ऑब्टेन होंगे, क्योंकि जो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो सेम प्लांट से हो रहा था. ठीक है, वो किससे हो रहा था, वो सेम प्लांट से हो रहा था. जबकि जीनोगैमी के अंदर we need different plants, है ना, we need different plants. अब आती है बात पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं. तो प्लांट यूज टू टाइप्स ऑफ एजेंट, जिनके अंदर आपके मेजरली वो किसमें डिवाइडेड होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक में कौन से होंगे, जो आपके लिविंग एजेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके एनिमल्स या इंसेक्ट्स आ जाती हैं. अबायोटिक में क्या होगा, आपका विंड होगा, आपका वाटर होगा. Majority of plants use biotic agents for pollination. Only a small proportion of plant use abiotic agents. यानी कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो बायोटिक एजेंट्स की हेल्प से करवाई जाती है, ना कि अबायोटिक एजेंट्स की हेल्प से. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination.
यानी कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे भी या नहीं। ये क्या होता है ना, बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, कोई एक सर्टेन इवेंट नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, कुछ कंफर्म नहीं है कि वो स्टिग्मा के ऊपर जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो बेसिकली विंड और वाटर को इसलिए थोड़ा सा क्या किया जाता है, कम प्रेफर किया जाता है, या कम प्लांट्स के अंदर जो है विंड और वाटर पॉलिनेशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चांस है वो जनरली कम होते हैं एज कंपेयर टू आपका बायोटिक एजेंट की केस में। To compensate for this uncertainty and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. और यही एक रीजन भी है कि मान लो कि आपके जो है पॉलिनेशन जो है जिन प्लांट्स के अंदर विंड और वाटर की हेल्प से हो रहा है, तो उस केस के अंदर हो सकता है जब वाटर के थ्रू पॉलन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाए, बहुत सारे पॉलन्स खराब हो जाए, या एयर के अंदर हो सकता है बहुत सारे पॉलन्स ऐसे ही उड़ जाए, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, पॉलन्स आर वेरी लाइट इन वेट। तो इसलिए क्या किया जाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स अबायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि अबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर भी ज्यादा कॉमन कौन सा होता है आपका, पॉलिनेशन बाय विंड। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky. अब जिन pollen grains का जो ट्रांसफर है वो विंड के थ्रू होना है, उस केस में सबसे जरूरी क्या है कि जो pollen grains हो वो क्या हो, लाइट हो, लाइट इन वेट हो और नॉन स्टिकी हो, यानी कि वो सरफेस पे स्टिक ना हो, ताकि विंड करंट्स के अंदर वो इजीली क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। दे कैन दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, जो स्टेमन्स होते हैं ना वो एक्सपोज्ड होते हैं, किस लिए, ताकि जो आपके पॉलन्स है दे आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स, यानी कि उनका जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, बहुत ही फेदरी होता है, ताकि वो क्या कर सके, इजीली आपके जो पॉलन ग्रेन्स है उनको ट्रैप कर सके। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। यानी कि जो wind pollinated flowers होते हैं उनके अंदर जनरली ओवरी के अंदर, हर ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है, और बहुत सारे जो फ्लावर्स है वो क्या है, एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली अरेंज होते हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स क्या होगा, एग्जांपल आपको हो जाएगा कॉर्नकॉब। The tassels that you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains। ठीक है, wind pollination is quite common in grasses, यानी कि जो wind pollination है वो ज्यादा कॉमन किस में होती है, आपकी ग्रासेस के अंदर होती है। ठीक है, वो किसके अंदर कॉमन होती है, वो आपकी कॉमन होती है ग्रासेस के अंदर। अब बात आती है पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर, अच्छा इसके लिए स्पेशल नाम क्या होता है आपका, हाइड्रोफिली। क्या नाम होता है, हाइड्रोफिली। और पॉलिनेशन बाय विंड की अगर हम लोग बात करें, पॉलिनेशन बाय विंड की अगर हम लोग बात करें, तो उसके लिए भी एक स्पेशल नेम होता है। ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है, एक स्पेशल नेम होता है। तो जो पॉलिनेशन बाय विंड होता है इसका जो नाम होता है दैट इज एनिमोफिली। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर का नाम क्या होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर का नाम होता है हाइड्रोफिली। इट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अप टू 30 जेनरा। ये सिर्फ मोस्टली जो है मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है आपका जो हाइड्रोफिली है। As against this, you will recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant group, such as algae, bryophyte, and pteridophyte. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophyte, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है, देखो हम लोगों ने जनरली क्या देखा था कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को मेल गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए, मेल गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, वाटर एज अ मीडियम चाहिए। तो यही रीजन है कि जो आपके कुछ ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही मिलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, अपने पॉलन्स को ट्रांसफर, सॉरी अपने मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करवाने के लिए क्या चाहिए, आपके वाटर की रिक्वायरमेंट है। सो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। क्या एग्जांपल हो सकता है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine grasses such as Dorsera।
तो अगर फ्रेश वाटर प्लांट्स की बात करें तो कौन कौन से हो गए, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला। और मेराइन सी ग्रासेस की अगर हम लोग बात करें तो वो हो गया आपका जोस्टेरा। Not all aquatic plants use water for pollination. In majority of aquatic plants, such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants. तो अब ये क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं है हर वो प्लांट जो आपका वाटर के अंदर मिल रहा है उसके अंदर हाइड्रोफिली देखने को मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपका क्या लिया हुआ है, एग्जांपल आपका लिया हुआ है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का। तो होता ये है जो फ्लावर्स होते हैं ना वो वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं, तो वो वाटर लेवल से जब ऊपर आ जाते हैं तो उनका जो पॉलिनेशन होता है वो या तो आपका इंसेक्ट्स के थ्रू होता है या आपका विंड के थ्रू हो रहा होता है। अब बात आती है वेलिस्नेरिया की। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, the female flower reach the surface of water by the long stalk and male flower or pollen grain are released onto the surface of water। यानी कि वेलिस्नेरिया के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपका फीमेल फ्लावर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वाटर सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगा थ्रू द लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल फ्लावर्स है या जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर। तो जब वाटर के सरफेस के ऊपर रिलीज हो रहे हैं तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस को हम लोग बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। They are carried passively by water current. Some of them eventually reach the female flowers and stigma. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, अब बात आ रही है सी ग्रासेस की, ठीक है, अब बात आ रही है सी ग्रासेस की। The flower remains submerged in water and the pollen grains are released inside the water। ठीक है, तो यानी कि यार क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपके फ्लावर्स रहेंगे वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड ही रहेंगे, और जो पॉलन्स का रिलीज होता है वो कहाँ होता है, आपका वाटर के अंदर ही होता है। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी स्पीशीज के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली। Pollen grains in many species are long ribbon-like and they are carried passively inside water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले तो जो आपके जिनके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली होगा यानी पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर के अंदर ही होगा, उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना दे आर लॉन्ग रिबन लाइक। ठीक है, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर, जिनमें से कुछ क्या होंगे आपके स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन अकर हो जाएगी। और ये जो पॉलन्स का प्रोटेक्शन है, जो आपका पानी से प्रोटेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा होता है, क्योंकि जो आपके इस तरह के जो आपके हम लोग बात करें एक्वेटिक प्लांट्स के जो पॉलन्स होते हैं ना उसके पास में क्या होता है ना, एक म्यूकस की लेयरिंग होती है। ठीक है, म्यूकस की एक लेयरिंग होती है, तो जिसकी वजह से क्या है वो क्या होते हैं, बेसिकली वेट होने से आपके बचे रहते हैं। ठीक है, both wind and water pollinated plants are not very colorful and do not produce nectar। अब ऑब्वियसली यार देखो, ना तो आपकी विंड को और ना ही आपके वाटर को नेक्टर का लालच है। ठीक है, जबकि आपके इंसेक्ट्स जो होती है ना उनको चाहिए कि ब्राइट फ्लावर्स उनको दिख रहे हैं, तो वो क्या करेंगी, वहां से बेसिकली नेक्टर को लेंगी। नेक्टर लेने के साथ ही उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे और वो क्या कर देंगी, पॉलिनेशन करवा देंगी। बट विंड और वाटर को यहाँ पे कोई लालच नहीं है। ठीक है, तो इनको ना तो कलरफुल फ्लावर्स फैसिनेट कर रहे होते, ऐसा नहीं है कि विंड और वाटर पॉलिनेशन जो होगी यानी एनीमोफिली या हाइड्रोफिली जो होगी वो सिर्फ कलरफुल प्लांट्स के अंदर ही होगी, ऐसा नहीं है। और जिन भी प्लांट्स के अंदर बेसिकली आपका पॉलिनेशन बाय विंड और वाटर होता है उनके अंदर नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता, इसका रीजन बेसिकली यही है। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। एग्जाम्पल क्या क्या आपके बीज, बटरफ्लाईज, बीटल, wasps and moths, birds, sunbirds and hummingbirds and bats। अब जो ये हो रही है ना, जहां पर आपकी एनिमल्स के थ्रू आपकी पॉलिनेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको एंटोमोफिली। और बैट्स बैट्स जो पॉलिनेशन करवाती है उनके लिए एक स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है उनके लिए, नाम होता है काइरोप्टेरोफिली। ये आपको याद रखना है। तो बैट्स के लिए जो नाम होता है दैट इज काइरोप्टेरोफिली, एनिमल्स के लिए एंटोमोफिली, वाटर के लिए हाइड्रोफिली,
और आपकी एयर के लिए एनिमोफिलिया, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग एनिमल्स। इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट। तो बेसिकली अगर हम लोग बायोटिक एजेंट्स में भी बात करें ना, तो जो ज्यादातर जो पॉलिनेशन करवा रही होती है वो आपकी बीज करवा रही होती है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, जिनके अंदर आपके लिए मूस आते हैं, अर्बोरियल यानी जो ट्री पे रहते हैं, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स जिनके अंदर आपके गीको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड्स आते हैं। तो ये भी क्या करवाती हैं, कुछ प्लांट स्पीशीज के अंदर आपका पॉलिनेशन करवा रही होती है। Often flower of the animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals। तो यानी कि जो बेसिकली एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन होती है, यानी कि उनके अंदर जो पॉलिनेशन करवा सकते हैं वो सिर्फ कुछ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ही करवा सकते हैं। Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar। यानी कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके लार्ज होंगे, बड़े बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगमेंटेड होंगे और उनके पास में बहुत सारा नेक्टर होगा, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। यानी कि जब फ्लावर्स जो होते हैं, मान लो कि किसी प्लांट के अंदर बहुत छोटे हैं, तो वो क्या होते हैं ना, एक बॉल के अंदर, एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं ताकि वो फ्लावर्स क्या हो सके, दिख सके। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेग्रेंस, मैंने आपको बताया। The flowers pollinated by flies and beetles secrete cool odors to attract these animals। अब जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू क्या होते हैं, पॉलिनेट होते हैं, तो उसके इसके अंदर ये जो फ्लाइज और बीटल होती है ना, ये बहुत ही गंदी ऑडर एक प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं आपके ये जो फ्लाइज और बीटल्स हैं, ये क्या होती है, उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। टू सस्टेन एनिमल विजिट, the flower have to provide rewards to the animals। Nectar and pollen are the useful floral rewards। तो यानी कि अब ये कह रहे हैं कि अगर हाँ तुम चाहते हो ना हम पॉलिनेशन करवाए, तो हमें भी कोई रिवॉर्ड चाहिए। तो इंसेक्ट के लिए जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है, नेक्टर और कुछ पॉलन्स भी ये लोग अपने पास में रख लेते हैं। तो ये इनका क्या होते हैं, बेसिकली फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma। The body of the animal gets a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आपका एनिमल या इंसेक्ट फ्लावर के पास आएगा, तो पॉलन्स उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे जब वो नेक्टर सक कर रहा होगा, एंड वही पॉलन्स फिर जब वो किसी और फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो वहां पर वो क्या कर देंगे, शेड ऑफ कर देंगे एंड पॉलिनेशन अकर हो जाएगा। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination। अब ये आपके लिए ना कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। ये क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया। दिस इज योर वेलिस्नेरिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है आपको, जो पॉलिनेशन दिखा रहा है बाय वाटर, यानी आपका हाइड्रोफिली शो कर रहा है। ये आपके है इंसेक्ट पॉलिनेशन का डायग्राम। ऊपर ये आपका था विंड पॉलिनेटेड प्लांट, जिसके अंदर आपकी जो इन्फ्लोरेसेंस थी वो काफी कंपैक्ट थी, और जो आपके स्टेमन्स थे वो क्या थे, एक्सपोज थे। जब उनके स्टेमन्स देखो एक्सपोज थे, तभी तो वहां पर क्या हो सकेंगे, वो इजिली शेड हो जाएंगे ना, लाइटनिंग वेट होंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। अगर अब बात करें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर और क्रॉस पॉलिनेटेड, तो ये आपके सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स, और ये जो है आपके, ये है आपके क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। In some species, floral rewards are providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flowers of Amorphophallus। आप कुछ केसेस के अंदर जो आपके रिवॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्हें अपने एग्स ले करने के लिए क्या चाहिए, अपने एग्स ले करने के लिए उन्हें चाहिए एक सेफ प्लेस। तो जो टॉलेस्ट फ्लावर होता है ना मॉर्फोफैलस का, जो फ्लावर ही होता है वही 6 फीट हाइट का होता है, ठीक है। तो जो फ्लावर होता है वही कितनी हाइट का होता है, 6 फीट हाइट का होता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, जो आपके जो बर्ड्स हैं, जो आपके इंसेक्ट्स हैं, जो भी इनके अंदर पॉलिनेशन करवाते हैं, वो अपने एग्स को ले कर सकते हैं, एंड उनको पता है कि यहाँ पर मेरे एग्स जो रहेंगे वो सेफ रहेंगे। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, where both the species moth and the
plant cannot complete their life cycles without each other. अब बात हो रही है moth और जो plant यूका का जो plant होता है उनके बीच में क्या होता है ना, आपका जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कंपल्सिव रिलेशनशिप, है ना। तो ऑब्लिगेटरी भी हम बोल सकते हैं। तो उस केस के अंदर वो दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, है ना। यानी कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती एक दूसरे के बिना, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। द moth deposit its egg in the locule of the ovary and the flower in turns get pollinated by the moth. अब ये क्या बोल रहा है, जो moth होता है, moth क्या करेगा, अपने एग्स को ओवरी के लॉक्यूल के अंदर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। और फ्लावर को क्या, फ्लावर के लिए क्या बेसिकली वहां पर बेनिफिट है moth से, moth क्या करेगा, उसके अंदर पॉलिनेशन करवा देगा। The larva of the moth come out of the egg as the seed starts developing. अब जैसे ही सीड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मौत का लार्वा है वो एग से बाहर आ जाएगा। Why don't you observe some of the flowers of following plants or any other available to you? अब ये बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स के अंदर आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते, तो इनके आप नाम याद रख लेना। कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकलिप्टस एंड बनाना। You will have to patiently observe the flowers over a few days. You could also try carefully observe. तो बेसिकली यही बोल रहा है ना कि इनके अंदर क्यों नहीं देखने को मिलते, आप उनको ऑब्जर्व करिए। Many insect में consume pollen or the nectar without bringing about pollination. अब ऐसी भी कुछ इंसेक्ट्स होती हैं जो बहुत चालाक होती हैं, यानी वो पॉलिनेशन भी नहीं करवाएंगी और नेक्टर भी ऑब्जॉर्व कर लेंगी। तो ऐसे बेसिकली ऐसे फ्लोरल विजिटर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन ड्रॉपलर्स या नेक्टर ड्रॉपलर्स, ठीक है। सो अब बात आती है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। अब हम लोग बात करेंगे आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली यहाँ तक पॉलिनेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। So majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. अब ये क्या बोल रहा है, जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का हम लोगों ने पीछे जो मतलब डिस्कस किया था वो क्या था, कि जिन फ्लावर्स के अंदर या जिन प्लांट्स के अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, यानी मेल भी और फीमेल भी, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। तो अब अगर आपके जो फ्लावर्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट है तो उस केस के अंदर ऐसा ही होगा मैक्सिमम केसेस के अंदर कि सेम ही टाइप के पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, बेसिकली स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। सो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब अगर वहां पर डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स आ ही नहीं पा रहे हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पा रही है, तो उस केस के अंदर वहां पर आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि उनके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, कोई म्यूटेशन ही नहीं होगी। यानी कि बेसिकली हो सकता है ना उनके अंदर कोई ऐसी अडेप्टेशन आ ही ना पाए जो उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूरी हो, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. अब flowers क्या करते हैं, फ्लावर्स बेसिकली कुछ ऐसी अडेप्टेशंस खोज के निकालते हैं ताकि क्या हो सके, उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सके इन स्पाइट ऑफ बीइंग हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। यानी कि ठीक है उनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट फिर भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ ऐसी अडेप्टेशंस कर लेते हैं ताकि क्या हो सके, वहां पर बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाए। तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जब आपका पॉलन रिलीज और स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है ना वो सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं होता। यानी कि जिस टाइम पे पॉलन रिलीज होंगे हो सकता है उस टाइम पे स्टिग्मा ही रिसेप्टिव ना हो, या हो सकता है जिस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो उस टाइम पे आपकी पॉलन रिलीज ही ना हो। तो बेसिकली क्या होता है ना, इनके अंदर सिंक्रोनी नहीं मिलती। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा become receptive or the stigma become receptive much before the release of pollen। यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen does not come in contact with the stigma of the same flower। अब वो क्या बोल रहा है कि कुछ फ्लावर स्पीशीज के अंदर तो ऐसा होता है कि जो आपका एंथर और स्टिग्मा है वो बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं
कि वहां पर बेसिकली जो पॉलन है वो उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ ही ना पाए, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या करते हैं ना, दे प्रिवेंट ऑटोगैमी। अब थर्ड डिवाइस क्या होता है आपका, थर्ड डिवाइस होता है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये हम लोगों ने पहली बात क्या करी कि आपका जो स्टिग्मा और जो आपका एंथर है उसके अंदर रिसेप्टिविटी नहीं होगी। दूसरी हम लोगों ने क्या बात करी कि एंथर और सिग्मा जो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होगा, इतने डिफरेंट पोजीशंस होगा कि जो आपका पोलन है सेम टाइप के फ्लावर के स्टिग्मा के पास रीच ही नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? सेल्फ का मतलब हो गया खुद का, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, वो खुद से ही कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर अगर बेसिकली सेम टाइप के प्लांट से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो भी गए स्टिग्मा के ऊपर, तब भी वो वहां पर क्या कर पाएगा, बेसिकली फर्टिलाइजेशन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो तब भी क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन शो नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म and prevent self pollen from the same flower or the flowers of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। यानी कि इस केस के अंदर क्या होगा, या तो pollen germinate ही नहीं होगा, या फिर वहां पर क्या होगा, बेसिकली pollen tube ग्रो ही नहीं करेगी, है ना। pollen tube क्या होगी आपकी, ग्रो ही नहीं करेगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। If both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize, जिनको हम मोनोइशियस प्लांट भी बोलते हैं, तो उसके इसके अंदर क्या होगा आपका, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी बट गाइटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो सकती। गाइटोनोगैमी तो प्रिवेंट नहीं हो सकती ना। गाइटोनोगैमी क्या था, गाइटोनोगैमी था कि सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे जो पोलन का ट्रांसफर हो रहा है। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, यानी कि उनके अंदर बेसिकली डाइशियस कंडीशन है। तो उसके इसके अंदर क्या है, आपका ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी और आपकी गाइटोनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगली बात हम जो करेंगे, हम बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, that is the compatible pollen of the same species as the stigma। अब ये बोल रहा है कि पॉलिनेशन हो गई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हो गया, बट ये जरूरी नहीं है कि उस चीज से हम लोग को ये कंफर्म हो जाए कि राइट टाइप का पॉलन जो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है वही वहां पर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। Often, pollen of the wrong type, either from the other species or from the same plant, if it is self-incompatible, also land on the stigma। तो काफी केसेस के अंदर क्या होता है, wrong pollens भी क्या हो जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or of the wrong type। अब जो आपका पिस्टिल होता है ना, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ, क्या ये वही पॉलन है जिसके थ्रू मैं पॉलिनेशन करवा सकता हूँ या फिर नहीं है, ठीक है। अब जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपैटिबल पॉलन, या फिर आपका राइट टाइप ऑफ पॉलन। और जो रॉन्ग टाइप का होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्पैटिबल पॉलन। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, स्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। यानी कि अगर पिस्टिल जो है वो ठीक टाइप, जो पॉलन है वो ठीक टाइप का है, पिस्टिल उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और बोलेगा कि चलो ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो सकती है। If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। तो यानी कि अगर गलत टाइप का बेसिकली पॉलन आ गया तो पिस्टिल क्या करेगा, या तो पॉलन जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है स्टाइल के अंदर जो होनी है उसी को वो क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। सो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज the pollen by the pistil followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। ठीक है, यानी कि जो एबिलिटी है ना पिस्टिल की, वो क्या कर रहा है, अपने तरीके के पॉलन को रिकॉग्नाइज कर पा रही है। कब हो पा रही है, बेसिकली क्या होता है ना, हम लोगों को नहीं पता बट पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है, which are mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil।
It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to recognition followed by acception or rejection. यानी कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है, आपका पहले रिकॉग्निशन हो रहा है और उसके बाद में वो डिपेंड करता है कि अगर सेम टाइप का पोलन है तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अगर डिफरेंट टाइप का पोलन है तो उस केस के अंदर क्या होगी, आपकी रिजेक्शन हो जाएगी उस स्पेसिफिक पोलन ग्रेन की। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. अब जैसे ही क्या हुआ, आपका पोलन ग्रेन जो है कंपैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन होने के साथ ही क्या हो जाएगा, एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस हो जाएगी जो स्टाइल के थ्रू रन करती है, ठीक है। और पोलन ट्यूब किसके थ्रू रिलीज होती है, पोलन ट्यूब जो बनती है या जो प्रोड्यूस होती है वो होती है थ्रू वन ऑफ द germ pores. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. अब जो pollen grain के जो contents हैं वो किसके थ्रू मूव करेंगे, pollen tube के थ्रू। Pollen tube grows through the tissues of stigma and style and reaches the ovary. यानी कि जो आपकी pollen tube है वो क्या करेगी, स्टिग्मा के टिश्यूज के थ्रू ग्रो करेगी, स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करके ओवरी तक पहुंचेगी। You would recall that in some plants pollen grain are shed at the two cell conditions. हम लोगों ने बात की थी इसकी भी। In such a plant, generative cells divide in and form the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. अब जिनके अंदर बेसिकली टू सेल कंडीशन के ऊपर pollen grain shed हो रहे हैं, यानी कि जहां पर क्या था आपका एक वेजिटेटिव सेल था और एक क्या था आपका जनरेटिव सेल। जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है वो क्या कर देता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करके वो उनको क्या कर लेता है, जनरेटिव सेल क्या हो जाता है, दो मेल गैमेट्स के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इन प्लांट्स व्हिच शेड द पोलन इन द थ्री सेल कंडीशन, पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अब जिनके अंदर ये थ्री सेल कंडीशंस है, बेसिकली जिनके अंदर जो बेसिकली पोलन शेड हो रहा है वो थ्री सेल कंडीशन के अंदर हो रहा है, उनके अंदर ये जो दो मेल गैमेट्स हैं वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट होंगे। बट टू सेल्ड वाले के अंदर जनरेटिव सेल बाद में खुद को दो मेल गैमेट्स के अंदर डिवाइड करेगा, ये आपको याद रखना है। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. अब जैसे ही जो पोलन ट्यूब है आपकी वो ओवरी तक पहुंच गई तो उसके बाद वो क्या करेगी, आपके ओव्यूल के अंदर एंटर होगी थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, और उसके बाद में वो क्या करेगी, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जी एक वन ऑफ द सिनर्जिड्स के अंदर वो चली जाएगी, किसके थ्रू, आपके फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू। Many recent studies have shown that the filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube. ये हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो filiform apparatus होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले तो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, बेसिकली पोलन ट्यूब की जो एंट्री है उसको क्या करता है, वो गाइड करता है। All these events from pollen deposition to stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction. अब ये जितने भी इंटरेक्शन बेसिकली हुए यहाँ पर है ना, आपका जो पोलन डिपोजिशन है वो स्टिग्मा के ऊपर हुआ, फिर पोलन जर्मिनेट किया, पोलन ट्यूब ग्रो हुई और पोलन ट्यूब ग्रो होने के बाद ओव्यूल तक पहुंची, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। As pointed out earlier, pollen-pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. यानी कि अब जो pollen-pistil interaction है इसके अंदर pollen का recognition भी होगा, promotion या inhibition भी होगा, है ना, यानी कि acceptance या फिर rejection भी होगा। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen-pistil interaction, even in incompatible pollen, to get the desired hybrids. You can easily study pollen germination by dusting some of the pollen from the flowers such as pea, chickpea, balsam, etc. ठीक है, तो ये बेसिकली वही आपका एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, पॉलन्स को ग्रो कर, मतलब बेसिकली क्या करते हैं, पॉलन्स को शेड करवाते हैं एंड उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में उन पॉलन्स के अंदर से आपको छोटी छोटी पॉलन ट्यूब्स निकलती हुई आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine the desirable characteristics to produce commercially superior varieties. तो बेसिकली आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे जो प्लांट्स बनते हैं वो थ्रू ब्रीडिंग बन रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज है वो क्या बन रही है आपकी, बेसिकली मिक्सिंग से बन रही है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मिक्सिंग कर देते हैं, तो उस केस को हम लोग, उस केस के अंदर बेसिकली हम लोगों को जो वैरायटीज मिल रही होती है
वो ओरिजिनल वैरायटी से डिफरेंट हुई होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। अब जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। होता बेसिकली क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड pollen grains are used for pollination and stigma is protected from the contamination. This is achieved by emasculation and bagging techniques, ठीक है। जब भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाएगी, उस केस के अंदर बेसिकली कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हम लोग आर्टिफिशियली बेसिकली मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्लांट मिलेगा वो ओरिजिनल प्लांट से डिफरेंट मिल रहा होता है। तो उस केस के अंदर एक तो जरूरी है कि जो पॉलन ग्रेन्स हमें चाहिए वही क्या हो, आपके स्टिग्मा के ऊपर आए। इसके अलावा दूसरी बात क्या जरूरी है कि जो हमारा स्टिग्मा है ना, वो आपका कंटामिनेशन फ्री रहे, यानी कि उसके ऊपर अनवांटेड पॉलन ना आए। ये किस तरीके से अचीव किया जाता है, बाय इमैस्कुलेशन, यानी कि एंथर्स को रिमूव कर दिया जाए, या फिर बैगिंग टेक्निक्स, उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। If the female parent bears bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. इस स्टेप को हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। यानी कि जब बेसिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे जिनके अंदर आपके जो है एंथर्स भी प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर हम लोग एंथर्स का रिमूवल कर देते हैं यूजिंग पेयर ऑफ फोर्सेप्स। फोर्सेप्स की हेल्प से हम लोग क्या कर देंगे, एंथर्स को रिमूव कर देंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन। दे हैव टू बी कवर्ड by a bag of suitable size generally made up of butter paper to prevent contamination. अब ये जो फ्लावर्स है जिनके ऊपर से हमने एंथर रिमूव किया है, इन्हीं को जब हम कवर कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग। And the stigma of bagged flower attain receptivity. Mature pollen grains collected from the anther of male plant are dusted on the stigma and the females are rebagged and the fruits are allowed to develop. अब ये जो स्टिग्मा है ना बैग फ्लावर्स के ऊपर, इनके ऊपर जब जब ये रिसेप्टिव हो जाएंगे, है ना, जब ये रिसेप्टिव हो जाएंगे, वो इतने कैपेबल है कि अब वो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे मेल प्लांट के ऊपर से, उनको सिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे, दोबारा से उसका बैगिंग कर देंगे और उसके बाद में फ्रूट्स का डेवलपमेंट होने देंगे। If the female parent produces unisexual flower, there is no need of emasculation. The female flowers are bagged before the flowers open. यानी कि अगर जो फीमेल पेरेंट है उनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस के अंदर हमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती। जब एंथर्स है ही नहीं तो आप रिमूव किसको करेंगे। तो उस केस के अंदर जो फीमेल फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनको पहले हम लोग क्या कर देते हैं ना, उनका बैगिंग कर देते हैं। इससे पहले कि जो फ्लावर्स ओपन हो उसी से पहले हम लोग क्या कर देंगे, उनको कवर कर देंगे। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन्स एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड। अब जैसे ही आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो हम डिजायर्ड पॉलन की हेल्प से वहां पर क्या करवाएंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे, और फ्लावर को क्या कर देंगे, दोबारा से उसकी बैगिंग वहां पर कर देंगे। So this was all about your structures and इसी के साथ में हम लोगों ने आपकी pollen pistil interaction को कवर कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था, बट इसके अंदर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। Now we will be talking about double fertilization. अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे आपकी डबल फर्टिलाइजेशन की। After entering one of the synergids, the pollen tube releases two male gametes and the cytoplasm of the into the cytoplasm of the synergids. अब जैसे ही आपकी pollen tube है वो synergids के अंदर घुसी, है ना, किसके थ्रू घुस रही थी, किसके थ्रू एंटर हो रही थी, थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। जैसे ही फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू आपकी pollen tube किसी एक synergid के अंदर एंटर हुई, उसके बाद में क्या होगा, वो जो pollen tube है वो दो मेल गैमेट्स को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज करेगी। One of the male gametes moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. यानी कि इन मेल गैमेट्स के अंदर से एक क्या करेगा, आपका एग सेल या फिर आपके फीमेल गैमेट के पास में जाएगा, उसके साथ में फ्यूज करेगा और वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सिंगैमी हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सिंगैमी हो जाएगा, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपका डिप्लॉयड सेल बन गया, जो क्या था आपका जाइगोट। Other male gamete move towards the two polar nuclei located in the central cell
and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. अब जो दूसरा मेल गैमेट था, अब वो कहाँ जाएगा? वो क्या करेगा, जो आपके दो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में प्रेजेंट थे उनके पास में जाएगा और दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करके वो क्या बनाएगा? 3N ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, और इस केस के अंदर क्या हुआ, बेसिकली आपका 3 हेप्लॉइड न्यूक्लिया यूज हुई, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हम लोगों ने बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन। ये जो फॉर्मेशन ऑफ पेन हुआ, जो फॉर्मेशन ऑफ पेन हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके अंदर आपके 3 न्यूक्लिया इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? ट्रिपल फ्यूजन। बट दो टाइप की फ्यूजन्स यहाँ पे हुई, कंबाइंडली दो टाइप की, यानी एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन हुई। तो इसलिए इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ आपको किसमें देखने को मिलती है? एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। अब ये जो आपका सेंट्रल सेल के अंदर जब फ्यूजन हो गया तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद में क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, जो फाइनली क्या बनाता है? आपका एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म आपका क्या होता है? एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म आपका क्या होता है? इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। और जो आपका जाइगोट है वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा? जाइगोट आपका डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। तो ये देखो, ये आपका क्या दिखाया हुआ है? बेसिकली फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली सिनर्जीज आपके डिग्रेड हो रहे हैं और आपका एक जो मेल गैमेट था उसने फीमेल गैमेट के साथ में एग सेल के साथ में फ्यूज करके आपका जाइगोट बना लिया। जाइगोट का प्लॉइडी कितना था? 2N, वो डिप्लॉयड था। ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, इसके अंदर आपका ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन गया आपका? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपकी दो पोलर न्यूक्लियाई थी +1 मेल गैमेट था। ठीक है, दूसरा क्या था? मेल गैमेट था, जिसकी हेल्प से आपका क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये आपके क्या है? आपके एंटीपोडल सेल्स भी क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट शोन इन रिड्यूस साइज एज कंपेयर्ड टू ए। तो ये बेसिकली देखो आपके क्या दिखाए हुए हैं ना, आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज दिखाए हुए हैं। ये आपका क्या था? जाइगोट। ठीक है, ये आपका जाइगोट था। डिवीजन होने के बाद में जब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ एम्ब्रियो बनता है वो होता है आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर होता है जो आपका, ये होता है आपका राउंड, राउंड इन शेप। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है आपका? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या होता है आपका? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब हार्ट शेप के अंदर भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका अर्ली हार्ट शेप। ठीक है, अर्ली हार्ट शेप्ड होगा, और दूसरा आपका होता है लेट हार्ट शेप। ठीक है, तो आपका क्या होगा? सबसे पहले होगा ग्लोबुलर, फिर आपका होगा अर्ली हार्ट, और उसके बाद में होगा आपका लेट हार्ट शेप। ठीक है, तो ये आपका जो दिखाया हुआ है ये आपका लेट हार्ट शेप दिखाया हुआ है। अर्ली हार्ट शेप के अंदर आपको कुछ ऐसे दिख रहा होता है वो। ठीक है, कुछ ऐसे दिख रहा होता है। तो ये आपके क्या दिखाए हुए हैं? सस्पेंसर सेल्स। ये आपके रेडिकल्स हैं, ये आपके क्या है? कोटिलेडन। और ये आपका क्या है? दिस इज योर लुम्यूल। ये आपका बेसिकली मेच्योर वाला दिखाया हुआ है। ठीक है, क्या दिखाया हुआ है आपका? जब ये मेच्योर हो गया बेसिकली तब दिखाया हुआ है। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया, और आपका क्या हो गया? हार्ट शेप। हार्ट शेप में भी दो हो गए, एक हो गया आपका अर्ली हार्ट शेप्ड और सेकंड हो गया आपका लेट हार्ट शेप। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आपका पॉलिनेशन डिस्कस किया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन डिस्कस किया, और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। कल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस करने के बाद में हम लोग आपका एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी को डिस्कस करेंगे। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आप हमारी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सारे क्लास 12 के चैप्टर्स को इस एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज फॉर सीयूईटी के अंदर धीरे धीरे करके कवर करने लग रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।